सलमान खान की सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, फैंस भी उन्हें बीच मझधार में छोड़कर उतर गए। खबरें आने लगी कि सलमान मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, ऐसे कौन से प्रोजेक्ट चुनने हैं जो उनके स्टारडम के साथ न्याय कर सके। इस क्रम में कबीर खान और अली अब्बास जफर जैसे फिल्म मेकर्स के नाम आए, लेकिन फिर सारे अनुमानों को हवा करते हुए उनके अगले प्रोजेक्ट पर अपडेट आता है। बताया जाता है कि सलमान साल 2020 की गलवान घाटी में हुई झड़प पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट करेंगे। चूंकि फिल्म लद्दाख में शूट होगी, इसके लिए सलमान ने कड़ी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। वहां हवा पतली है, उसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए सलमान उस माहौल के अनुरूप ही खुद को ट्रेन कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में सलमान शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू के रोल में नजर आएंगे। ये सलमान के करियर की पहली बायोपिक होने वाली है। दरअसल अपूर्व और सलमान की पहली फिल्म राहुल सिंह और शिव अरूर की किताब इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 के एक चैप्टर पर बेस्ड होगी। इस चैप्टर का टाइटल है आई हैड नेवर सीन सच फियर्स फाइटिंग, यानी मैंने आज तक इतनी भीषण झड़प नहीं देखी। ये बात किसने कही? जून 2020 की उस रात को आखिर क्या हुआ था? 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू कौन थे? ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 15 जून 2020 शाम 7:30 बजे का समय। अंधेरा हो चुका था। गलवान नदी की उफान भरी चिंगाड़ हवा से टकरा रही थी। तभी पेट्रोल पॉइंट 14 पर तैनात हवलदार धर्मवीर कुमार सिंह को कुछ सुनाई पड़ता है। ये नदी की आवाज नहीं, कदमों की आवाज उनकी ओर बढ़ रही है। एक दो नहीं, 1000 कदम एक साथ जमीन को रोंदते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हवलदार धर्मवीर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आंखें मीचकर दूर देखने की कोशिश निरर्थक थी। अंधेरे के पार कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। किताब में हवलदार धर्मवीर ने कहा, हम 400 से भी कम थे। हमें जल्द ही पता लगने वाला था कि हमारी तरफ दौड़ते हुए चीनी सैनिकों की संख्या 3 गुनी थी। हम पिछले 2 घंटों से चीनी सैनिकों से लड़ रहे थे, लेकिन ये उनकी मुख्य फोर्स थी। चीनी पक्ष ने हम पर पूरी तरह से हमला कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा गलवान घाटी को समझ लेते हैं। ये लद्दाख का क्षेत्र है। ये इलाका लद्दाख के पूर्व में है और भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास पड़ता है। गलवान नदी का बहाव अक्साई चीन से लद्दाख की ओर है। अक्साई चीन पर अभी चीन का कब्जा है। गलवान नदी लद्दाख में आकर श्योक नदी में मिल जाती है। LAC और श्योक नदी के बीच गलवान नदी के आसपास का इलाका गलवान घाटी कहलाता है। भले ही भारतीय और चीनी आर्मी की भयानक झड़प 15 जून को हुई, लेकिन चीन पहले से इसकी तैयारी कर रहा था। 4 मई की सुबह लेह में तैनात मेडिक नायक दीपक बैरक में मरीजों की जांच कर रहे थे। तभी 16 बिहार रेजिमेंट की सूबेदार SR साहू का ऑर्डर आता है, सभी को फौरन KM 120 पहुंचना है। नायक दीपक ने पूछा कि वो आ गए हैं। यहाँ वो चीनी सैनिकों की बात कर रहे थे। KM 120 श्योक नदी के पास स्थित भारतीय आर्मी की एक पोस्ट है। ये लेह से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर है। सूबेदार साहू जानते थे कि चीनी आर्मी आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए उनकी रेजिमेंट को बुलाया गया है। 16 बिहार रेजिमेंट के जवान 5 मई को रात 1 बजे पोस्ट पर पहुंच चुके थे। अगली सुबह उस पोस्ट पर शांति थी, लेकिन खबर पहुंचती है कि लद्दाख के पेंगोंग सो में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प हुई है। 5 मई को 17 कुमाऊं बटालियन और चीनी सेना के बीच जो झड़प हुई उसे गलवान घाटी विवाद का ट्रिगर पॉइंट माना जाता है। सूबेदार साहू ने बताया कि 6 मई की सुबह 75 जवान KM 120 से रवाना हुए। उन्हें पेट्रोल पॉइंट 14 से पहले पड़ने वाले पेट्रोल बेस तक पहुंचना था। 7 मई की दोपहर 16 बिहार रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रविकांत ने देखा कि कुछ चीनी सैनिक पेट्रोल पॉइंट 14 के करीब आ गए हैं। चीनी सिपाही अपने क्षेत्राधिकार से बाहर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल रविकांत उन्हें आगाह करने के लिए पहुंचे। यहाँ बातों बातों में दोनों दलों के बीच झड़प हो गई। सूबेदार साहू बताते हैं कि वो बहुत छोटी झड़प थी। दोनों तरफ के जवान चोटिल हुए, लेकिन किसी भी और ज्यादा क्षति नहीं हुई। इस घटना से भले ही भारतीय आर्मी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जवानों के मन में एक किस्म का गुस्सा था। वो इस बात से खफा थे कि चीनी सैनिक उनके सेकंड इन कमांड ऑफिसर के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट कर्नल रविकांत ने उन्हें शांति से काम करने की ही सलाह दी। इस घटना के बाद भी भारतीय और चीनी सैनिक कई मौकों पर एक दूसरे के आमने सामने होते। भले ही हाथापाई नहीं होती थी, लेकिन कहासुनी की खबरें जरूर सुनने को मिलती। गलवान घाटी और पेंगोंग के कुछ इलाकों में हुए तनाव को सुलझाने के लिए दोनों तरफ के ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ऐसी नौबत बन पड़ी कि सीनियर मिलिट्री अधिकारी ही इसे संभाल सकते हैं। नतीजतन 6 जून को भारतीय आर्मी के लेह में स्थित यूनिट के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी मेजर जनरल लिन लियू की मीटिंग हुई।
इस मीटिंग के बाद विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया, बताया कि दोनों पक्ष मिलिट्री और डिप्लोमेटिक समझौतों का सम्मान करेंगे और शांतिपूर्वक इस मसले का हल खोजेंगे। इस प्रेस रिलीज की खबर अभी देश के हर कोने में भी नहीं पहुंची थी कि चीनी सेना अपनी बात से पलट गई। 7 जून को उनकी एक टुकड़ी पेट्रोल पॉइंट 14 से आगे बढ़ गई। उन्होंने भारत की ओर पड़ने वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले हिस्से में कुछ टेंट लगा दिए। इस पर भारतीय सेना से बहस हुई, वो वहां से पीछे भी हटे, लेकिन पेट्रोल पॉइंट 14 से आगे जाने को राजी नहीं हुए। अगले एक हफ्ते कुछ और मीटिंग्स हुई, लेकिन सब निष्फल साबित हुई। चीनी सैनिक अभी भी PP-14 पर ही थे। हवलदार धर्मवीर ने बताया कि उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू PP तक गए, चीनी ऑफिसर से वापस लौटने को कहा, बताया कि वो लोग भारत की सीमा में हैं। इस पर दूसरी ओर से जवाब आया कि आप लोग वापस चले जाइए, आप चीन की सीमा में हैं। हर मुमकिन तरीके से चीनी आर्मी के ऑफिसर को समझाने की कोशिश की गई, मगर वो लोग पीछे नहीं हटे। उस पूरे हफ्ते में कई मौकों पर ऐसा ही हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। 15 जून की सुबह चीनी आर्मी अपने प्लान में आगे बढ़ी। उन्होंने PP-14 के पास एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना लिया। यहां से वो भारतीय आर्मी की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे। कर्नल बाबू इस बात पर भड़क गए। वो नहीं चाहते थे कि चीनी आर्मी ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए उनकी सेना की हर खबर आगे पहुंचाती रहे। साथ ही उन्हें इस बात का भी आभास हो गया था कि चीनी सेना के मंसूबे सही नहीं थे। उसी दोपहर 3 बजे कर्नल बाबू ने KM-120 के लिए एक संदेश भेजा। वहां से 75 जवानों को PP-14 बुलाया गया। उस पोस्ट पर 81 जवान मौजूद थे। करीब आधे घंटे बाद 7 गाड़ियों में बैठकर 75 जवान PP-14 के लिए रवाना हो चुके थे। दूसरी ओर कर्नल बाबू ने आदेश दिया कि वो अपने साथ एक ग्रुप लेकर जाएंगे। उनका काम होगा कि वो चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट को ध्वस्त कर दे। बिना वक्त गवाए कर्नल बाबू अपने साथियों के साथ PP-14 की ओर बढ़े। अपनी गाड़ियों से उतरकर वो सीधा वहां पहुंचे जहां टेंट और ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगे थे। कर्नल बाबू ने चीनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर चेन होंगजून से सीधा कहा कि आप और आपके जवान वापस लौट जाइए। चीनी ऑफिसर ने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसने जोर से कर्नल बाबू को धक्का दिया, उनके साथ बदतमीजी करने लगा। भारतीय जवान बात करने की कोशिश करें और दूसरा पक्ष सिर्फ धक्का मुक्की पर उतारू था। जब कर्नल बाबू को धक्का लगा, तब उनकी टुकड़ी के सीने में एक आग धधक उठी। हर यूनिट अपने कमांडिंग ऑफिसर को बहुत मानती है, उनके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती थी। वहां मौजूद एक फौजी ने इस पर कहा था, ये ऐसा था जैसे आप अपने पेरेंट्स पर हमला होते हुए देख रहे हो। क्या आप चुपचाप खड़े होकर ऐसा देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं सह सकेगा। भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े, हाथों से हमले होने लगे, आसपास पड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कुछ चीनी सैनिक दौड़कर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए ताकि वहां से भारतीय सेना पर पत्थर फेंक सके। दोनों पक्ष इस तरह से लड़ते रहे। कुछ देर बाद पत्थरबाजी रुक गई, चीनी सैनिक वापस लौटने लगे। हालांकि इस दौरान 6 चीनी अधिकारी चोटिल हो गए। उनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर था और दूसरा उनका इंटरप्रेटर था। भारतीय सेना उन्हें अपने साथ ही ले आई। उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन यहाँ आर्मी के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। इंटरप्रेटर को होश नहीं आ रहा था। कर्नल बाबू चाहते थे कि वो इंटरप्रेटर के जरिए इस तनाव को रोकने का संदेश भेजे, लेकिन अब वो उम्मीद भी क्षीण पड़ चुकी थी। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू ये जानते थे कि चीनी सैनिक इतने पर नहीं रुकने वाले, वो हमला करने के लिए जरूर लौटेंगे। ऐसे में उन्होंने KM-120 से मदद मांगी। 3 पंजाब इन्फेंट्री बटालियन, 81 फील्ड रेजिमेंट और 3 मीडियम रेजिमेंट के जवान पहुंच गए। फौज को सेटल होने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि अंधेरा होते ही चीनी सेना ने हमला शुरू कर दिया। भारतीय सेना के 400 जवान अपने जज्बे के साथ तैयार थे, लेकिन उनके सामने 1200 चीनी सैनिक अंधाधुंध दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। भीषण झड़प हुई, ऐसी चीख पुकार मची कि घाटी में कोई और शोर सुनाई ही नहीं दे रहा था। इससे पहले कि झड़प में हाथापाई हो रही थी या फिर एक दूसरे पर पत्थर से हमला किया जा रहा था, लेकिन इस बार चीनी सेना के हाथों में सिर्फ पत्थर नहीं थे, वो कांटों से लिपटे हुए डंडे लेकर लड़ रहे थे। उनके पास राइट गियर था, उनका इस्तेमाल दंगे जैसी स्थिति में होता है। इंडियन आर्मी को समझ आ गया था कि ये पेट्रोलिंग वाली यूनिट नहीं है, ये कोई स्पेशल फोर्स है जो पहले से इस हमले के लिए तैयार थी। उस रात के बारे में सूबेदार साहू ने बताया, रात में बहुत जबरदस्त फाइट हुई, बहुत लोग मारे गए, किसी का सिर कुचला गया, किसी की छाती पर चोट आई। उनका भी वही हाल था और हमारा भी वही हाल। दोनों सेनाओं के सैनिक हर तरफ लड़ रहे थे। कुछ लड़ते हुए गलवान नदी में जा रहे थे। उस पानी में चंद पल ठहरना भी रूह को कपकपाने वाला एहसास देता था। ऊपर से हवा बहुत पतली थी। वहां का ऑक्सीजन लेवल ऐसा था कि 200 मीटर चलने पर सांस फूलने लगे। ऐसी परिस्थिति के बावजूद भारतीय सेना पूरी हिम्मत से चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दे रही थी।
तभी उन्हें एक बड़ा झटका मिला। घंटे भर लड़ने के बाद फौज को एहसास हुआ कि कमांडिंग ऑफिसर वहां नहीं है। ये संदेश KM 120 भेजा गया कि CO साहब नहीं मिल रहे हैं। उनके रेडियो से संपर्क किया गया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनके BSNL नंबर पर फोन घुमाया गया लेकिन वो नेटवर्क से बाहर था। एक तरफ खून खच्चर मचा देने वाली जंग चल रही थी तो दूसरी तरफ कमांडिंग ऑफिसर की खोज शुरू हो गई। 9:30 बजे तक ये झड़प चलती रही। हवलदार धर्मवीर ने उस मंजर को याद कर कहा कि मैंने आज तक इतनी भीषण झड़प नहीं देखी। भारतीय सेना संख्या में भले ही कम थी लेकिन उनकी रगों में कूट कूट कर जोश बह रहा था। सबके मुंह पर एक ही बात थी कि किसी भी तरह चीनी सैनिकों को खदेड़ना है। ऐसा ही हुआ भी। रात के करीब 10:30 बजे घाटी में फिर से सन्नाटा पसरने लगा। चीनी सैनिक अपने घायलों को पीछे छोड़कर लौट गए। भारतीय सेना के लिए अभी भी रात खत्म नहीं हुई थी। सब कुछ शांत होने के बाद जवान नदी के किनारे बैठे, गिनती शुरू हुई लेकिन कमांडिंग ऑफिसर अभी भी लापता ही थे। तेजी से उन्हें खोजा जाने लगा। आधी रात को उनकी बॉडी मिली। डॉक्टर्स अपनी पुरजोर कोशिश में लग गए कि उन्हें किसी भी तरह से सांस आ जाए लेकिन कोई भी प्रयास कारगर साबित नहीं हुआ। कर्नल बाबू को उठाने की कोशिश की, तभी उनकी नाक से खून के थक्के बहने लगे। डॉक्टर्स को आशंका होने लगी कि अब बहुत देर हो चुकी है। उन्हें दुर्बुक के आर्मी हॉस्पिटल भेजा गया लेकिन कर्नल संतोष बाबू को बचाया नहीं जा सका। उस रात हुई झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हुए। चीनी सैनिकों के झड़प के दौरान कर्नल संतोष बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद भी वो अपनी आखिरी सांस तक सामने वाली आर्मी से लड़ते रहे और उन्हें कामयाब नहीं होने दिया। उनके इसी अद्वितीय साहस के लिए उन्हें महावीर चक्र अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तेलंगाना के सूर्यपेट में जन्मे संतोष बाबू साल 2004 में लेफ्टिनेंट बने। उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट में कमीशन किया गया। अपने पहले असाइनमेंट के लिए कश्मीर भेजा गया। साल 2019 में उन्हें 16 बिहार रेजिमेंट की लद्दाख में तैनात यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया था। पिता ने आगे चलकर एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्मी का सपना उनका था लेकिन वो उनके बेटे ने पूरा किया। अब गलवान घाटी की झड़प और कर्नल B संतोष बाबू की कहानी को बड़े पर्दे पर दर्शाया जाएगा। सलमान इस रोल के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 से फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। इसे 70 दिनों में शूट किया जाएगा। मेकर्स का प्लान है कि इस फिल्म को 2026 में रिलीज किया जाए। बाकी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है। ये पूरी जानकारी आपके लिए तैयार की थी मेरे साथी यमन ने। मैं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।